ओके तैयारी हो गई सबकी मिनी सीरीज की? बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ओके हम लोग ने फिनिश किया था कौन सा चैप्टर? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ फिनिश किया था। वो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स करे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे। अब हम लोग वो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम से रिलेटेड है, सिविल प्रोसीजर्स से रिलेटेड है। इसमें आते हैं 3 चैप्टर्स, जिसमें पहला आता है सिविल प्रोसीजर कोड, दूसरा आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ आईपीसी, जो कि अब बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता हो गया है। बहुत ज्यादा सेक्शंस में चेंजेस नहीं है। कुल मिला के अगर हम ये कहें, आपके में जितना आईपीसी कवर्ड था उतना चेंज ही नहीं हुआ है। मतलब चेंज क्या हुआ है? पेनाल्टीज और सेक्शंस चेंज हुए हैं कि इसकी ये पेनाल्टी चेंज हुई है, बट आपके में जितना कवर्ड हुआ है उसमें बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। ओके और तीसरा आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला इस सीक्वेंस में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर में चेंज नहीं हुआ, 3 एक्ट में चेंज हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजर चेंज हुआ है, इंडियन पीनल कोड चेंज हुआ है और इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज हुआ है। एज फार एज सिविल प्रोसीजर इज कंसर्न इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये हम लोग वही पुराना वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिविल प्रोसीजर। देखो 2 तरीके के रॉन्ग्स होते हैं, बचपन में पढ़ा था। एक सिविल रॉन्ग होता है और एक बताओ बचपन कब? ईईटी में। हाँ अच्छा चलो, टॉट में पढ़ा था, हम तो ईटी की बात कर रहे थे, फर्स्ट टाइम वही पढ़ा था। तो रॉन्ग 2 तरीके के होते हैं, एक सिविल रॉन्ग होता है, एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है। सिविल रॉन्ग का मतलब रॉन्ग डन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्सन के साथ गलत कर रहे हैं तो वो सिविल रॉन्ग है। लेकिन अगर हम पूरी सोसाइटी के साथ गलत करते हैं तो वो क्रिमिनल रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरा और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा चल रहा है, आप रोज यहाँ आते थे और ये प्रॉपर्टी लास्ट में आखिरी क्लास में आप अपनी बना के ले गए, यानी इसके पेपर्स में आपने अपना नाम लिख लिया, ये बताओ सिविल रॉन्ग हुआ कि क्रिमिनल रॉन्ग हुआ? सिविल। क्यों? क्योंकि 2 लोगों के बीच का पर्सनल डिस्प्यूट इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर हो गया, ठीक है, गोलियां चल गई, ठीक है, अब बताओ क्या हो गया? ये अब ये क्रिमिनल हो गया। इसमें ये मत सोचना कि मारा तो हमने एक ही इंसान को है तो वो सिविल हुआ, यही आ रहा था दिमाग में। लाइक हम लोग कहते हैं रॉन्ग डन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो अगर मान लीजिए इफ आई हैव मर्डर्ड ए, तो ऐसा नहीं होगा आई हैव डन रॉन्ग टू अ पर्टिकुलर पर्सन तो ये सिविल रॉन्ग हुआ। नो, अगर हमने एक का मर्डर किया इसका मतलब अब हम मर्डरर हो गए, और अगर हम एक का खून कर सकते हैं तो हम किसी का भी खून कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे लॉ में एक खून की सजा भी फांसी है और 100 खून की सजा भी फांसी है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? कि जब करना सारे दुश्मनों को मार डालना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविल प्रोसीजर। सिविल केसेस, सिविल कोर्ट्स का प्रोसीजर क्या होता है? ये प्रोसीजरल लॉज होते हैं जिसमें कोई सजाएं नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे किस चीज में कितना पनिशमेंट मिलता है, ये बस ये बताएंगे प्रोसीजर क्या होता है। किसी के खिलाफ भी सिविल केस चल रहा है तो क्या प्रोसेस होगा, जैसे पहले उसको समन भेजते हैं, फिर उसको बुलाते हैं, फिर इंटरोगेशन होता है, फिर कोर्ट के सामने सुनवाई होती है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, फिर कोर्ट का जजमेंट आता है, डिसीजन आता है। इस पूरे प्रोसेस को हमारे सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हम लोग सीपीसी कहते हैं, सीपीसी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहां हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सिविल प्रोसीजर। सिविल लॉज और क्रिमिनल लॉ पढ़ने के पहले एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, वैसे बच्चों के दिमाग में नहीं आता, कि हम क्यों पढ़े। हम मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, 1 मिनट के लिए इस चीज को साइड में रख लो कि आपको लग रहा है यही तो पढ़ने में मजा आएगा पूरे कोर्स में। ठीक है, मजे को साइड में रखो, बट एक सवाल जो आता है ये कि कंपनी सेक्रेटरीज आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रिमिनल लॉज, कंपनी सेक्रेटरीज आर नॉट कंसर्न्ड विद सिविल लॉ। भाई हमारा तो कॉर्पोरेट लॉ का मैटर है, तो हमें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है, पर्टिकुलरली क्रिमिनल लॉज क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? ये चीज इंस्टीट्यूट को भी पता था कि आपके दिमाग में ऐसा सवाल आएगा, और इसलिए उन्होंने सबसे पहले यही बता दिया। कुछ भी पढ़ने के पहले उन्होंने देखो क्लैरिफाई करके डिस्क्लेमर दे दिया, आपको ये पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपके कंपनी के नाम पे समन आ जाए, आपके क्लाइंट पे समन आ जाए, आपके क्लाइंट के अगेंस्ट सिविल प्रोसीजर चल रहा हो, तो आपको एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। 2 तरीके की नॉलेज होती है, वर्किंग नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज। आपके हर सब्जेक्ट में भी लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट में किस लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है।
लाइक कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट कहता है यू शुड बी हैविंग एन एक्सपर्ट लेवल ऑफ नॉलेज, जबकि एज फार एज JIGL इज कंसर्न ओनली वर्किंग लेवल ऑफ नॉलेज। अब जितने चैप्टर्स इसमें देखो हम लोग ने इन डेप्थ नहीं किया, हम बस वर्किंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जब आप लॉ करोगे ना, LLB करोगे, तो JIGL इज द ओनली सब्जेक्ट जो आपको सारे टॉपिक्स कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा होपफुली, अगर तब तक याद रहा तो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट आपका ये कह रहा है कि आपके क्लाइंट के खिलाफ समन आ सकता है, आपके क्लाइंट के खिलाफ नोटिस आ सकती है, तो यू शुड बी हैविंग अ वर्किंग नॉलेज। ऐसा ना हो कि आपके क्लाइंट के खिलाफ समन आया और उसने आपसे कहा भैया ये कोर्ट का कुछ आया, समन कह रहे हैं इसको, तो आपने कहा पहले पता होता क्या है। ऐसा ना हो, इंस्टीट्यूट की इज्जत ऐसे ना हो, इसलिए आपको वर्किंग नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। तो देखो कह रहे हैं द कंपनी सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटेरिएट स्टाफ need to be familiar with the essentials of the basic procedural law। हमारे देश में 2 procedural law है, CPC and CRPC। CPC is Civil Procedure Code and CRPC is Criminal Procedure Code। While the specific corporate, industrial, taxation, property and urban land laws have direct relevance for efficient performance of duties of CS, कह रहे इन matters में आपका direct involvement होगा, कॉर्पोरेट मैटर, इंडस्ट्रियल मैटर, टैक्सेशन मैटर, प्रॉपर्टी मैटर्स, लेकिन द प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड्स द पैरामीटर्स फॉर परजुएंस ऑफ लीगल एक्शन। परजुएंस ऑफ लीगल एक्शन, अब आपका क्लाइंट किसी के ऊपर केस करने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप क्या है, कहां जाके एप्लीकेशन फाइल करनी है, कैसे डिफेंड करना है। सिर्फ इन चीजों की बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये सिविल एंड क्रिमिनल लॉज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बस अब ये इंट्रोडक्शन था, अब सीधे आ जाओ यहाँ पे डेफिनेशंस पे। सीधे हम लोग एक्ट स्टार्ट करेंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें सबसे पहला आता है कॉज ऑफ एक्शन। देखो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब समझिए, अगर हम आपसे कहें कि मेरे और आपके बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा हुआ, ये प्रॉपर्टी मेरी थी, आप क्लेम कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपकी है, बताओ इसमें कॉज ऑफ एक्शन क्या है? प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब वो चीज जिसपे डिस्प्यूट हुई है और वो चीज जिसको प्रूफ किया जाना है। जिस चीज को कोर्ट में प्रूफ करना है सारे सबूतों के थ्रू, उसी को कहा जा रहा है कॉज ऑफ एक्शन। अच्छा लॉजिकली मतलब समझो, कॉज फॉर एक्शन मतलब एक्शन का कारण क्या है, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हुआ, ओनरशिप का ये कारण है, ठीक है। और अब सबूत और गवाह के थ्रू यही प्रूफ किया जाएगा कि इस प्रॉपर्टी की ट्रू ओनरशिप किसकी है। तो देखो कॉज ऑफ एक्शन मींस एवरी फैक्ट दैट इट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव। कौन प्रूव करेगा? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ प्रूव करेगा कि भैया ये कॉज ऑफ एक्शन था, ये प्रॉपर्टी मेरी थी, ये लोग पढ़ने आते थे और लास्ट में ये लोग हथिया के ले गए प्रॉपर्टी, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। in order to support his right to the judgment of the court. As per the Civil Procedure Code, it means all essential facts constituting the right and its infringement. It means every fact which will be necessary for the plaintiff to prove. वो सारी चीजें जो उसे प्रूव करनी है, उसका जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है केस का, उसी को ही क्या कहा जाता है? कॉज ऑफ एक्शन। आई होप नो डाउट इन दिस डेफिनेशन, ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन। ओके, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। सेकंड में आ जाओ, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। अब जरा हमको बताओ जजमेंट क्या होता है? व्हाट इज जजमेंट? जो जज का डिसीजन होता है। अच्छा, डिक्री क्या होती है? डिग्री मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर क्या होता है? जज का डिसीजन। वेरी गुड। तो आपने कुल मिला के हमको ये बताया, जजमेंट का मतलब होता है डिग्री, डिग्री का मतलब होता है ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब होता है जजमेंट, है ना। नॉर्मल ले मैन की लैंग्वेज में आज तक हम लोग यही समझते आए। इवन आपने भी जब हमसे डिग्री पूछा तो हमने आपको बताया जजमेंट, है ना। ले मैन की लैंग्वेज में जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर एक ही मतलब है कि केस की सुनवाई पर जज ने जो फैसला सुनाया वो होता है जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। बट क्योंकि अब हम सिविल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ये तीनों शब्द एक नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत आराम से पहले अंडरस्टैंड करना, फिर कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले, किसी भी केस में सबूत और गवाह सुनने के बाद जो फाइनल डिसीजन दिया जाता है, जिससे पार्टीज की राइट्स एंड लायबिलिटी एसरटेन होती है, इसको डिक्री कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे सेम केस लेके चल रहे हैं, हमारे आपके बीच में झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हमने सबूत प्रेजेंट करे कि प्रॉपर्टी मेरी है,
आपने कहा नहीं रोज हम यहाँ आते हैं, फिर कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि नहीं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एकेडमी, ठीक है। ये जो उन्होंने डिसीजन दिया है जो कॉन्क्लूसिव है, कॉन्क्लूसिव का मतलब क्या हुआ, फाइनल, एंड, ठीक है, इसको कहा जाता है डिक्री, ओके। उसके अलावा ड्यूरिंग द केस, अब बताना जैसे केस चल रहा है, जब ये केस चल रहा था तो हमको ये डर था कि जब तक ये केस चल रहा है कहीं तुम ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना कर दो, क्योंकि तुमको पता था तुम्हें तो मिलनी नहीं है, तो तुम्हें डर था कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दो, कहीं बेच ना दो। तो कोर्ट ने कहा जब तक ये केस चल रहा है तब तक इस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। बताओ ये क्या हुआ, ऑर्डर। अब देखो आपको अपने आप समझ में आया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। कोर्ट ने कहा जब तक ये केस चल रहा है तब तक दोनों पार्टीज बाहर नहीं जा सकते, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि इससे डिसीजन नहीं है। एंड जब सारा केस हो जाता है, हमने पहले भी आपको बताया वो जज वो नोट्स बनाता रहता है ना ऊपर, जो लॉयर्स कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, है ना, और वो जज नोट्स बनाता है, और लास्ट की लाइन क्या बोलता है जज, तमाम सबूतों और बड़े केस चल रहे हैं तुम लोग के ऊपर, है ना, है? अरे पिक्चर में तो यही दिखाया जाता है, तुम्हारा असली चल रहा है इसका मतलब। हाँ हाँ, नहीं हम समझ गए, अब रहन दो, अब मत करो, समझ गए, सिविली चलाना बेटा, क्रिमिनल तक ना पहुंचना। ओके, सो जो जज ये बोलते हैं ना तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, और वो जो लिखता है जितने भी सबूत और गवाह प्रेजेंट किए गए, जो ऑर्डर्स पास किए गए और जो डिक्री है, उसके बेसिस पे जज एक स्टेटमेंट तैयार करता है पूरा कि इन इन रीजंस की वजह से मिस्टर ए जीते और मिस्टर बी हार गए, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट की कॉपी होती है इसको जजमेंट कहा जाता है। बेसिकली जजमेंट इज बेस्ड ऑन डिक्री एंड ऑर्डर। जो फाइनली कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ए जीत गए बी हार गए, ये डिक्री हो गई, लेकिन क्यों ए जीत गए, कैसे जीत गए, वो क्या पॉइंट्स थे, जो आप लोग ने जैसे श्रेया सिंगल में आप बता रहे थे देखा तो वो 120 पन्ने की थी, वो जजमेंट थी। डिक्री तो ये थी कि श्रेया सिंगल जीत गई, लेकिन जजमेंट वो था वो जो 120 पन्ने में लिखा हुआ था। नाउ आप कोरिलेट करो, जजमेंट के ही दो पार्ट्स होते हैं, रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा, डिक्री के नहीं होते। अब बात समझ में आई। तो डिक्री और ऑर्डर के बेस पे जो फाइनल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, जजमेंट। तो तीन चीजें समझो, ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट। ऑर्डर कह रहे हर वो स्टेटमेंट जो जज ने दिया है विच इज नॉट अ डिक्री, वो ऑर्डर हो गया। सोच के देखो, कह रहे हैं जो भी कुछ जज ने बोला, जो भी डिसीजन जज ने दिया जो डिक्री नहीं है, वो सब क्या हो गए, ऑर्डर। फाइनल एडजुडिकेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, ये जो एडजुडिकेशन हो रहा है इसका जो फाइनल स्टेटमेंट था जो कॉन्क्लूसिव नेचर का है, वो क्या हो गई, डिक्री। लेकिन डिक्री और ऑर्डर के बेस पे जो स्टेटमेंट तैयार किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, जजमेंट। अब याद करिए लिमिटेशन एक्ट में आपने क्या पढ़ा था, अपील फाइल करने के लिए क्या चाहिए होता है, जजमेंट की कॉपी, याद आया। डिक्री नहीं लेकर आते हैं, डिक्री कैसे ले आओगे, डिक्री तो उनका स्टेटमेंट था, बट हमें चाहिए होती है जजमेंट की कॉपी, वो स्टेटमेंट, वो पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है उसको क्या कहा जाता है, जजमेंट। अगली बात समझो, हमें नेचर के हिसाब से बताओ ऑर्डर और डिक्री में क्या चीज अपीलेबल होगी, डिक्री। डिक्री अपीलेबल होती है, कोर्ट ने कहा ए जीत गए बी हार गए, ए ने कहा नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं, हम अपील फाइल करेंगे। ऑर्डर जो होते हैं वो जनरली अपीलेबल नहीं होते। अब कोर्ट ने कह दिया जब तक केस चल रहा है आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, क्या हम इसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे, नो। कह रहे हैं जो ऑर्डर होता है वो जनरली अपीलेबल नहीं होता, कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पर ऑर्डर अपीलेबल होता है, उसके अलावा ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता। जबकि डिक्री में अपील हो सकती है, फर्स्ट अपील भी हो सकती है, सेकंड अपील भी हो सकती है। अब बताओ फर्स्ट अपील सेकंड अपील क्या हुआ, हाँ पहले जो फर्स्ट अथॉरिटी के पास गए वो फर्स्ट अपील हो गई, उस एपिलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट फिर हमने डिसीजन दिया, वो क्या हो गया, सेकंड अपील। ठीक है, फाइन। तो ये डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। समझ आ गया। अब देखो पढ़ के देखते हैं इसको। सबसे पहले कह रहे हैं जजमेंट, जजमेंट ना पढ़ो, सबसे पहले डिक्री पढ़ते हैं। डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड एज formal expression of adjudication which so far as regards the courts expressing it conclusively। देखो सबसे पहले पॉइंट में क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है, दूसरा कैसा है, कॉन्क्लूसिव है। कॉन्क्लूसिव मतलब अब इसके बाद कोई डिसीजन नहीं देना, ठीक है।
डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, इससे किसी ना किसी पार्टी का अधिकार और किसी की लाइबिलिटी निकल के आएगी. विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे बी, ये लास्ट पॉइंट देखो, इट मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल. कह रहे हैं डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है. अब हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे, आप बताना इसमें से प्रिलिमिनरी कौन सी है और फाइनल कौन सी है. ठीक है, मान लीजिए सेम केस, हमने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी थी, इस प्रॉपर्टी पे आपने कब्जा कर लिया. ठीक है, और आपने कब्जा करके अपने पास रखी हुई है 6 महीने से. अब मेरा जो कोर्ट में केस था, मेरे 2 क्लेम थे. पहला क्लेम मेरा ये था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इन्होंने कब्जा कर लिया, तो आप ये डिक्लेयर करिए कि प्रॉपर्टी के ओनर हम हैं. दूसरा, 6 महीने तक प्रॉपर्टी ये अपने पास रखे रहे तो मेरा लॉस हुआ, क्योंकि 6 महीने उस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं कर पाए. ठीक है, अब ये 2 चीजें, तो हमने कोर्ट से 2 बातें कही. पहला तो आप ये डिटरमाइन करिए कि ओनरशिप मेरी है कि नहीं. सेकंड, जितना लॉस हुआ है उसकी भरपाई करिए. कोर्ट ने 2 डिसीजन दिए. पहला डिसीजन ये दिया कि ये प्रॉपर्टी हमें बिलोंग कर रही है. ठीक है, और लॉस कितना हुआ है इसके लिए उन्होंने इंक्वायरी बिठाई. उन्होंने ऑर्डर किया इंक्वायरी ऑफिसर को कि तुम चेक करो कि 6 महीने में इनका कितना लॉस हुआ, उनका कितना प्रॉफिट हुआ, और फिर हम बताएंगे. ठीक है, कि फाइनल कितना अमाउंट इनको पे होना है. अब बताओ इन 2 डिक्री में प्रिलिमिनरी कौन सी है, फाइनल कौन सी है? जिसमें ओनरशिप डिटरमाइन हो रही है वो क्या है, प्रिलिमिनरी की फाइनल? थक ज्यादा गए हैं आज सब, है ना. हमने पूरा केस बता दिया. पहले सिचुएशन में हमने आपको बोला, कोर्ट ने ये कहा दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, और लॉस कितना हुआ है इसके लिए इंक्वायरी बिठाई जाएगी. इंक्वायरी में पता चलेगा कितना क्या लॉस हुआ है. अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ओनरशिप वाली डिक्री प्रिलिमिनरी है कि फाइनल है? हाउ मेनी ऑफ यू से फाइनल? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से प्रिलिमिनरी? अच्छा, व्हाई प्रिलिमिनरी? अच्छा, व्हाई फाइनल? अच्छा, और अभी जो लॉस कैलकुलेट होना है वो वाली प्रिलिमिनरी है कि फाइनल? रिवर्स हो गया सबका, फाइनल है. क्यों फाइनल है? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं रिवर्स वाला सिचुएशन, वो अपने पॉइंट को प्रूव करें. प्रूव करो. ओके, दे आर सेइंग अगर कोर्ट नहीं कह दिया दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, ओनरशिप हम होगा, ये तो फाइनल हो गई ना बात. अभी इसमें आगे क्या फैसला होना है, ऐसा ये कह रहे हैं. कह रही है बाकी तुम लोग भी बोलो, हम अकेले कितना बोले. हाँ, हाँ, हाँ. अच्छा, और जो लॉस वाला आपने बताया, आप कह रहे हैं लॉस वाला फाइनल, इसके बाद कुछ नहीं होना, यही था आपका? हम तो आप ही के आंसर को रिपीट करें. हाँ दिव्यांशी, क्या बोला तुमने? लॉस वाली प्रिलिमिनरी है और ओनरशिप वाली? तुमने आंसर चेंज किया अपना. अच्छा, यही था. अच्छा, दे आर सेइंग स्टेप 1 वाज ओनरशिप डिक्लेरेशन, तो वो प्रिलिमिनरी हो गई, और स्टेप 2 था लॉस निकालना, तो वो फाइनल हो गई. ऐसा ये लोग कह रहे हैं. कन्विंस हुए आप लोग? नहीं, आप कन्विंस नहीं हुए. आप कौन सी पार्टी पे हैं पहले ये बताएं. अच्छा, अच्छा, ओनरशिप फाइनल है और लॉस वाली, ठीक है. तो तमाम सबूतों और गवाहों को हाँ मद्देनजर रखते हुए एक एग्जाम्पल दिया है, जरा पढ़ो. पढ़िए पढ़िए. हाँ देखा. अब आप सोच के देखो, जो लोग असली में केस जीतते होंगे वो कितना खुश होते होंगे. इसी में आपकी इतनी खुशी हो गई जैसे 1 करोड़ खुद ही जीत गए. क्या समझ में आया? सी, यही यही डिफरेंस था. प्रिलिमिनरी और कंक्लूसिव का मतलब ये नहीं था कि पहला और बाद में. प्रिलिमिनरी और कंक्लूसिव का मतलब ये हुआ, फाइनल डिग्री का मतलब इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं होना. मतलब कोर्ट ने कहा कि इस प्रॉपर्टी के ओनर हम हैं,
अब ओनरशिप पे कोई सवाल नहीं उठेगा, दैट इज वाई दिस इज फाइनल। इस सेंस से देखो इसको, आप लोग जो देख रहे थे फर्स्ट इंस्टेंस में यही लगता है कि पहले ओनरशिप डिटरमाइन होगी तो प्रिलिमिनरी हो गई। नो, वो कह रहे हैं ओनरशिप हो गई एकेडमी की, दिस इज फाइनल, इस पे इसके बाद इस पे बहस नहीं होगी। हाँ, लॉस कितना पे होना है इस पे अभी जांच होगी, यानी लॉस पे जांच होना ये अभी इन्होंने दिया है डिसीजन, ये प्रिलिमिनरी है। कितना लॉस निकलेगा ये अभी बाद में आएगा, ये कब आएगा, जब वो इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट आ जाएगी, दैट इज वाई दैट इज प्रिलिमिनरी। खुश? ठीक है, समझ आ गया सबको? ओके, तो डिक्री जो है, नींद उड़ गई सबकी? जिनका सही है वो भी सही याद रहेगा और जिनका गलत हो जाता है वो भी याद रहेगा, ये हमारा गलत हुआ था। प्रिलिमिनरी और फाइनल दो तरीके की डिक्री हो सकती है। इन द सूट द डिक्री में बी प्रिलिमिनरी आल्सो एंड फाइनल। आगे देखो, एसेंशियल्स ऑफ अ डिक्री, देयर मस्ट बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, जो फॉर्मली कोर्ट ने लास्ट में बोला वो डिक्री होती है। देयर मस्ट बी कॉन्क्लूसिव डिटर्मिनेशन, कॉन्क्लूसिव का मतलब ही हो गया दैट इज एन एंड, उसके बाद उस पर चर्चा नहीं होगी। डिटर्मिनेशन मस्ट बी विद रिगार्ड टू मैटर इन कंट्रोवर्सी, कह रहे फाइनल डिसीजन कॉज ऑफ एक्शन का ही होना चाहिए, किसी और चीज का उन्होंने डिसीजन दे दिया वो डिक्री नहीं हुई, जो कॉज ऑफ एक्शन है, जिस चीज की लड़ाई है उस पर डिसीजन होना चाहिए, एंड द एडजुडिकेशन शुड बी गिवन इन द सूट। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। कह रहे हैं प्रिलिमिनरी तब कहा जाता है जब उसमें अभी और काम होना बाकी है। Preliminary decree is not dependent on the final. On the other hand, final decree is dependent and subordinate to the preliminary decree and gives effect to it. Preliminary decree ascertains what is to be done, while the final decree states the result achieved by the means of preliminary decree. तो ये कह रहे हैं जो रिजल्ट अचीव हुआ, एक्चुअल में बस फाइनल डिग्री यही बता रहा है कि ये मेन रिजल्ट है जो अचीव हुआ, लेकिन अभी अगर कुछ भी ऐसा है जिसमें आगे कोर्ट कुछ और स्टेटमेंट दे सकता है तो वो उस स्टेज के लिए क्या मानी जाएगी, प्रिलिमिनरी डिक्री। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब देखो ऑर्डर पे आना, अभी ये डेफिनेशन हम कराएंगे बीच में, कोई डाउट? हाँ बेटा, हाँ नॉर्मली जैसे हमारे एग्जाम्पल में तो है, क्योंकि लॉस का जो डिटर्मिनेशन होगा वो तभी होगा अगर ओनरशिप हमारी होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कह रहे मान लो दो ऐसे इश्यूज हमने रेज करे जो रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि प्रिलिमिनरी अलग हो गई, फाइनल अलग हो गई। ठीक है, अब देखो ऑर्डर पे आ जाओ। देखो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर एज सेट आउट इन सेक्शन 2 ऑफ द कोड मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट। कह रहे हैं ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो सिविल कोर्ट ने दिया है, लेकिन विच इज नॉट अ डिग्री। तो देखा जाए तो ऑर्डर की खुद की कोई डेफिनेशन नहीं है। कह रहे हैं ऑर्डर का मतलब क्या, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो जज ने दिया है विच इज नॉट अ डिग्री, उन सबको क्या माना जाता है, ऑर्डर। ऑर्डर जो होते हैं वो नॉर्मली अपीलेबल नहीं होते, लेकिन अगली हेडिंग देखो क्या लिखा है, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, ये एक्सेप्शंस हो गए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 104, नो अपील लाई अगेंस्ट ऑर्डर other than what is expressly provided in the code। मतलब क्या हुआ, no appeal lies against order other than what is expressly provided। जनरली जो ऑर्डर्स होते हैं वो अपीलेबल नहीं होते, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो अपीलेबल होते हैं और वो ये नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है अपीलेबल ऑर्डर्स। देखो लिखा है अंडर द कोड अपीलेबल ऑर्डर्स आर, ये चार होते हैं जो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एन ऑर्डर अंडर 35 है, बस इतना मार्क करना, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम विद इन द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम का मतलब समझ गए? हाँ, किसी का कोई झूठा क्लेम था, उसके बेसिस में कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया। अब किसी का कोई झूठ स्टेटमेंट था, कोई गलत चीज थी, उसके बेसिस पे कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं कि भाई उनके इस स्टेटमेंट के बेस पे आपने ऑर्डर पास किया लेकिन उनका ये स्टेटमेंट ही गलत था, तो आपके उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखो एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91, ये बताओ क्या हुआ, रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट। व्हाट इज दिस थिंग? ऐसी लैंग्वेज आपने पहले पढ़ी है?
वो उन्होंने मना कर दी। हमने सूट फाइल, हमने आपको बताया था केस फाइल करने के लिए भी पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो हमने केस फाइल करने के लिए लीव यानी उनसे परमिशन मांगी और उन्होंने ऑर्डर, पहले तो बताओ अगर हमने केस फाइल करने के लिए उनसे परमिशन मांगी और उन्होंने मना कर दिया, तो ये जो उन्होंने मना करा है ये डिक्री है कि ऑर्डर है? ऑर्डर। ये डिक्री, कोई केस ही नहीं है अभी, जब केस नहीं, कॉज ऑफ एक्शन नहीं, अभी तो परमिशन मांग रहे हैं। ये जो ऑर्डर है ये अपीलेबल है कि भाई हमारा केस जेन्युइन था, फिर आपने हमारा केस लेने से मना क्यों कर दिया। तो ये कह रहे हैं रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट, या फिर अंडर सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंसेस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट इफेक्टिंग द पब्लिक। पब्लिक से रिलेटेड कोई गलत, जैसे कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया जिससे पब्लिक को दिक्कत हो रही है, ऐसे किसी ऑर्डर पे भी अपील फाइल किया जा सकता है। जैसे कई बार होता है कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया अगले 5 दिन तक पूरी मार्केट बंद रहेगी, ठीक है, अब ये उनका ऑर्डर है, इस ऑर्डर पे अपील हो सकती है कि भाई आपके इस डिसीजन की वजह से बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर कोई रॉन्गफुल क्लेम था उसके बेसिस पे ऑर्डर दिया है वो अपील हो सकता है। सेकंड, अगर पब्लिक को कोई नुकसान पहुंच रहा है या लीव टू डिफेंड में मना कर दिया गया है उस वो अपील हो सकता है। थर्ड में हमको बताओ क्या दिक्कत हुई, थर्ड वाला क्यों अपील कर सकते हैं? अरेस्ट अटैचमेंट ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि इनका अरेस्ट हो जाए, लेकिन उस अरेस्ट का सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था, ऐसा ऑर्डर अगर उन्होंने पास किया है तो वो भी क्या मान लिया जाएगा? अपीलेबल, उसकी भी अपील हो सकती है। एंड फोर्थ, एन ऑर्डर अंडर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बताओ इसमें क्या है? imposing a fine or directing the arrest or detention in civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a decree। ये बताओ क्या हुआ? मतलब इन्होंने जो अरेस्ट का ऑर्डर दिया है वो डिक्री पे नहीं दिया है। डिक्री पे समझ गए, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि वहां प्रूव हो गया सच एंड सच पर्सन गुनहगार है, इनको अरेस्ट कर लिया जाए, ये डिक्री वाला अरेस्ट है। लेकिन कह रहे कोई डिक्री नहीं हुई लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ये कुछ कुछ वैसे ही है इनसफिशिएंट ग्राउंड्स वाला। तो अगर ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ने अरेस्ट का दे दिया, जैसे मान लो मेरे और आपके बीच में प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, अब कोर्ट ने कह दिया जब तक केस खत्म नहीं हो जाता दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दो। हाउ फार इज दिस जस्टिफाइड? ये जस्टिफाइड है? नो। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि जब तक केस चल रहा है तुम बाहर नहीं जा सकते, वो ठीक है, लेकिन दोनों को अरेस्ट कर दो, दिस इज ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड, और ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है, ठीक है। अब हमको एक बात बताना, अगर हम आपसे कह रहे हैं ऑर्डर्स जनरली नॉन अपीलेबल होते हैं, इन 4 सिचुएशंस में अपील होती है, लेकिन इन 4 में सेकंड अपील भी नहीं होती है, ये बताओ क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं इन अपीलेबल ऑर्डर्स में भी अपील पॉसिबल है, एंड दैट टू ओनली फर्स्ट अपील, यानी इन ऑर्डर्स के खिलाफ हमने अपील किया, उस एपेलेट अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया वो फाइनल मान लिया जाएगा, सेकंड अपील पॉसिबल नहीं है। तो डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस समझना, डिक्री अपीलेबल होती है, फर्स्ट अपील भी हो सकती है, सेकंड अपील भी हो सकती है, ऑर्डर्स जनरली अपीलेबल नहीं होते, अपीलेबल ऑर्डर्स में भी सिर्फ फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील इज नॉट पॉसिबल। समझ आ गया सबको? ठीक है, फाइन। अब देखो इसमें डिफरेंसेस यहां पर आना, ये पैराग्राफ देखना, द मेन डिफरेंस बिटवीन, देखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड अ डिक्री इज दैट, अब अपने आप रीड करो ये पैराग्राफ, एन एडजुडिकेशन विच इज अ डिक्री अपील लाइज। पहले इतनी बात बताओ क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं एन एडजुडिकेशन विच इज अ डिक्री अपील लाइज, मतलब वो एडजुडिकेशन जो डिक्री है उसमें अपील हो सकती है, एंड सेकेंड अपील ऑल्सो लाइज, यानी डिक्री के केस में फर्स्ट अपील भी हो सकती है और सेकेंड अपील भी हो सकती है। हाउएवर, आगे क्या लिखा है? नो अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 104 ऑर्डर 43। ये बताओ क्या है? सेक्शन 104 ऑर्डर 43, ये वो 4 एक्सेप्शंस हैं जो अपीलेबल ऑर्डर थे, ठीक है। कह रहे हैं हाउएवर नो अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, यानी ये वाले अपील होते हैं, नो सेकेंड अपील इन एनी केस लाइज एट ऑल इवन इन केस ऑफ अपीलेबल ऑर्डर। अब बताओ क्लियर हो गया? अभी तक हम लोगों ने किन 2 बातों के बारे में पढ़ा? डिक्री एंड ऑर्डर। जो फाइनल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन का वो क्या हुआ? डिक्री। जो अपील हो सकती है फर्स्ट एंड सेकेंड वो भी क्या है? डिक्री। एनी स्टेटमेंट ऑफ द जज अदर देन द डिक्री इज ऑर्डर।
ऑर्डर्स जनरली नॉन अपीलेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ 4 ऐसे होते हैं जो अपीलेबल होंगे, और उन अपीलेबल में भी सेकेंड अपील नहीं हो सकती. एनी डाउट? हाँ हाँ, अब जजमेंट में आओ. हाँ करेक्ट, देखो डेफिनेशन ही वही है उसकी. हाँ नहीं, ड्यूरिंग द केस जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, जजमेंट में तो सिर्फ रीजंस होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिक्री. मतलब जजमेंट इज नॉट एन ऑर्डर. जजमेंट, ऑर्डर तो वही थे जो डिग्री दे दी उन्होंने, वो क्यों दी वो जजमेंट है, बट इट इज बेस्ड ऑन डिग्री एंड ऑर्डर. ठीक है फाइन, हम ये नहीं कह सकते कि जजमेंट के 2 पार्ट्स हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, ये नहीं हो सकता. जजमेंट इज बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री. ओके, अब जजमेंट की डेफिनेशन में आ जाओ. स्टार्टिंग में जो सबसे पहले थी, जजमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 मींस स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर. उस डिग्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स क्या थे. अब उन्होंने ड्यूरिंग द कोर्स, मान लीजिए ऐसा उन्होंने बोला, अगर केस चल रहा है और उन्होंने कहा जब तक केस चल रहा है ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, डिपेंडेंट शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, ये बताओ क्या है, ऑर्डर है. जजमेंट में ही लिखेंगे कि ऐसा क्यों कहा. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि प्लेंटिफ को डर था कि ये अपनी प्रोसीडिंग छोड़ के चले जाएंगे तो केस जो है हमारा डिले हो जाएगा. ये रीजन हो गया. ये रीजन कहाँ लिखा जाएगा, जजमेंट में. ठीक है फाइन. द जजमेंट मस्ट सेट आउट द ग्राउंड्स एंड रीजंस फॉर द जज to have arrived at a decision. उस डिसीजन तक हम कैसे पहुंचे उसको कहा जाता है जजमेंट. अब बताइए टेक्निकली साउंड हो गए आप इस चीज पे. अभी तक आपके लिए 2 मिनट पहले तक, 5 मिनट पहले तक ये तीनों शब्द का सेम मतलब था, है ना, जो आपने बताया भी था. डिग्री का मतलब जजमेंट, जजमेंट का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब डिग्री. अब तीनों क्लियर है, तीनों अलग अलग होते हैं. ठीक है, अब आगे आइए, ये कवर कर लिया था हम लोग ने. 2 डेफिनेशंस बीच में आएंगी, डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर. जो केस जीत जाता है, जिसके फेवर में डिक्री होती है वो होता है डिक्री होल्डर. ठीक है, और जिसके अगेंस्ट में डिक्री होती है वो होता है जजमेंट डेटर. इसको याद करने का तरीका हमेशा ये याद रखना, डेटर हमेशा वो इंसान है जो परेशान है. यहां वो परेशान क्यों है, क्योंकि उसके फेवर में हुआ है. डिक्री होल्डर, डिक्री होल्डर, डिक्री उसके पास है, यानी डिक्री उसके फेवर में हुई है. ये आंसर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहे. जिसके फेवर में होता है वो डिक्री होल्डर होगा, और जिसके अगेंस्ट में हुई है वो जजमेंट डेटर होगा. अच्छा ये बताओ, क्या जरूरी है दैट प्लेंटिफ विल ऑलवेज बी अ डिक्री होल्डर? बस हम चेक कर रहे थे कि मेंटली भी जग रहे हैं कि नहीं, है ना. फिजिकली तो थोड़ा थके हुए से लग रहे हैं, बट बस ये चेक कर रहे थे मेंटली जग रहे हैं कि नहीं. डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड. और जजमेंट डेटर देखो, मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड. एनी डाउट? बताओ कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ ली अभी तक. हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन कौन सी पढ़ी थी, कॉज ऑफ एक्शन, फिर जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, फिर डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर. ओके चलो अब आइए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द सिविल कोड्स में आ जाओ. Section 3 of the Civil Procedure Code lays down that for the purposes of this code, the district court is subordinate to the high court, and every civil court of a grade inferior to that of district court, and every court of small causes is subordinate to the high court and district court. ये सब district courts होते हैं, सॉरी civil courts होते हैं. district court सुना है बस हमने, आई थिंक district court सुना है. district court में केस चल रहा है, इसका मतलब वो civil केस है. जो क्रिमिनल के कोर्ट्स होते हैं ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे सीआरपीसी में, क्रिमिनल के जो कोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनको कोर्ट ऑफ सेशन बोला जाता है. सुना है कोर्ट ऑफ सेशन, कहाँ सुना? अच्छा अमीन बता था, कोर्ट ऑफ सेशन, हमें लगा क्रिमिनल ही चल रहा है केस. कोर्ट ऑफ सेशन जो होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स के नाम होते हैं. ठीक है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन. अगर कोई कहे कि कोर्ट ऑफ सेशन में केस चल रहा है तो समझ जाना कि वो केस कैसा है, क्रिमिनल. और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं इसका मतलब वो केस कैसा है, सिविल. तो एक होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, जो बहुत छोटे छोटे केसेस होते हैं वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में जाते हैं. उसके अलावा अगर हम सिविल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा.
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सिविल और क्रिमिनल में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी होते हैं वो सिविल और क्रिमिनल में अलग अलग होते हैं। तो ये इनका ज्यूरिसडिक्शन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट तो वैसे भी नहीं जा सकते अनटिल अनलेस रिट का इशू हो। वही जो हम लोगों ने पढ़ा था 226 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दो सिचुएशंस थे जब हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं, दैट इज रिट्स, अदरवाइज नहीं जा सकते। तभी आप देखो ना कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका भी पहला केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलता है। जो सलमान खान का भी केस चला था, या हाँ जितने भी बड़े लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं तो हमारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में करवाओ। पहला उनका जो चलता है वो डिस्ट्रिक्ट में ही चलेगा, फिर उसके बाद वो मशीनरी वही चलेगी पूरी, हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकता, ठीक है। अब आते हैं, हाँ बेटा। वो नेचुरल जस्टिस वाला, हाँ यही तो था नेचुरल जस्टिस। उसने नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड्स पे तो यही तो था ना, यही पूछ रहे हो ना, नेचुरल जस्टिस के ग्राउंड्स में किया था। इसमें हमने कहा था ये नहीं पता चला नेचुरल जस्टिस के पॉइंट्स क्या थे, यही था ना, यही पूछ रहे हो। हाँ 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 हाँ, यही यही वाला था। उससे नेचुरल जस्टिस बात नहीं हुई, तुम्हें मिलवा देंगे, इतना डिटेल डिस्कस नहीं हुआ। बट द थिंग इज दैट वो यही तो था कि उसने रिट में फाइल कर दी थी, फिर बाद में जीएस पता चला तो उसमें जीएसटी लगना ही नहीं था, यही केस बोल रहे हो ना। हाँ हाँ यही वाला था, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से उसने वो किया था। हमने आपको उसमें भी तो बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, कि किसी भी केस में अगर आपके पास डिफेंस का कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो एक बार नेचुरल जस्टिस पकड़ लेना। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में तो कितने पॉइंट्स देखे थे अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस के, उस नोटिस नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दी, उसमें से कोई भी पकड़ लो तो डिफेंस इफेंस सब साइड में हो गया। तो केस आप नहीं जीतोगे बट यू विल गेट टाइम, ताकि आप और सबूत और गवाह इकट्ठा कर लो, ठीक है। हम बताएंगे जरूर जब बात हो जाएगी, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिसमें से पहला है रेस सब ज्यूडिस और दूसरा है रेस ज्यूडिकाटा। ज्यूडिकाटा इट साउंड लाइक कसाटा, है ना, कसाटा जानते हैं। अब भूख भी लगी है इस टाइम, ऐसी बातें है ना। दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रेस सब ज्यूडिस एंड रेस ज्यूडिकाटा। बहुत ध्यान से समझना, 5 मिनट अभी देखना कुछ नहीं है बुक में। रेस सब ज्यूडिस, मान लीजिए सेम केस, आप यहाँ आए, प्रॉपर्टी पसंद आई, आपने हथिया ली, ठीक है। अब हमने आपके खिलाफ एक कोर्ट में केस किया, ठीक है। उस कोर्ट में केस चल रहा था, आपको पता है हमारे देश में तारीख पे तारीख मिलती जाती है, ठीक है। तो उस कोर्ट में हमारा केस चल ही रहा था, अभी डिसीजन नहीं आया। हमने ये सोचा कि इस कोर्ट से डिसीजन तो आ नहीं रहा है, चलो एक काम करते हैं किसी दूसरे कोर्ट में भी साइमल्टेनियसली केस कर देते हैं। तो जैसे हमने एक केस कर दिया यहाँ और एक किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके केस कर दिया, ऐसा हमने 5-6 जगह करके रखा है। फिर हमने मन में सोचा विच एवर इज अर्लियर, मतलब समझे, हमने सोचा इस कोर्ट में हमने केस किया, हमने कहा इनका फैसला तो आ नहीं रहा, 6 महीने 7 महीने हो गए, हमको लगता नहीं कुछ कर पाएगा जज। तो हमने कहा यही सेम केस हमने दूसरे कोर्ट में कर दिया, फिर तीसरे कोर्ट में कर दिया, फिर चौथे कोर्ट में कर दिया। बताओ ऐसा कर सकते हैं क्यों? हाँ इसकी, हाँ इसका सबसे मेन रीजन जो होता है वो ये कि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन की जो अथॉरिटीज होती हैं, अगर इनका कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ गया तो, मतलब समझे, मान लो हम ये कह रहे हैं दोनों कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन थी, अब हमने कर दिया, इन्होंने कह दिया हम जीत गए, उन्होंने कह दिया तुम हार गए, मतलब हम हार गए, ठीक है। अगर कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आ गए तो किसकी बात मानी जाएगी? ये जजेस में, अब अगला केस दो जजेस के बीच में होगा, आप समझ गए। ऐसा ना हो इसलिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ वन सूट द सेम सूट कैन नॉट बी टेकन इन एनी अदर कोर्ट। और इसको कहा जाता है, रादर इसको बोला जाता है, जब तक किसी एक कोर्ट में केस चल रहा है, देखो किसी को केस करने से रोका नहीं जा सकता, तो इसको ये कहा जाता है कि जब तक एक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक दूसरा सेम पार्टीज का केस करने पे आपके ऊपर स्टे लग जाता है। उस दूसरे वाले केस पे स्टे लग गया, स्टे लग गया समझते हो ना, रोक लग गई। कब तक रोक लग गई? जब तक पहले का डिसीजन नहीं आ जाता, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम दूसरे कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल करना हमारा राइट है, तो वो केस फाइल करने के लिए मना नहीं करते, वो कहते हैं स्टे ऑफ सूट लग जाता है। और इसी स्टे ऑफ सूट को देखो क्या कहा जाता है, रेस सब ज्यूडिस। हाँ अब
नहीं, इसमें बात आएगी कि हम उन्हीं कोर्ट्स में करेंगे जहां पर ज्यूरिसडिक्शन हो। जैसे याद करो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था रजिस्ट्रेशन एक्ट में कि वो प्रॉपर्टी दो कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, तो दोनों कोर्ट्स में हमने साइमल्टेनियस केस कर दिया। हमने कहा जो पहले आ जाएगा, कह रहे नहीं, जहां आपने पहले केस किया है जब तक वो पेंडिंग चल रहा है उसके पेंडेंसी के ड्यूरेशन में आप सेम केस किसी दूसरे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, उस दूसरे कोर्ट पे स्टे लग जाता है। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे ऑफ सूट या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले वाले का डिसीजन आ गया तो केस कर सकते हैं? तो केस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, केस कहां कर सकते हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइलिंग अ केस एंड अपील। अब आप इतने तो लॉ के जानकार हो गए हैं कि आप ये समझते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अपील करने में और केस करने में फर्क है। मतलब एक कोर्ट ने जिसके पास हमने केस किया था उसने डिसीजन दिया, ठीक है, कि आपका ये होना चाहिए। हमने कहा तुम होते कौन हो डिसीजन वाले, हम नहीं मानते तुम्हारी, हम दूसरे कोर्ट में जाएंगे केस करने। ये कर सकते हैं। क्यों? सब ज्यूडिस तो कह रहे हैं जब तक पेंडेंसी है तब तक नहीं कर सकते। पेंडिंग कहाँ है, डिसीजन आ गया, क्यों नहीं कर सकते? हाँ डिसीजन वही तो हम कह रहे हैं, रेस सब ज्यूडिस। रेस सब ज्यूडिस क्या कह रहा था? रेस सब ज्यूडिस कह रहा था जब तक रेस सब ज्यूडिस कह रहा था जब तक पहला वाला पेंडिंग है तब तक नहीं कर सकते। दूसरा वाला इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेस ज्यूडिकाटा कह रहा है अगर एक केस किसी कोर्ट में डिसाइड हो गया है तो सेम केस किसी दूसरे कोर्ट में डिसाइड नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? यानी अब इस लाइन को समझना, जब तक केस पेंडिंग चल रहा है तब तक हम दूसरे कोर्ट में नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रेस सब ज्यूडिस, और उस केस के खत्म होने के बाद भी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रेस ज्यूडिकाटा। काटा समझ में आया मतलब? हाँ हाँ, इतनी कहानी बताने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो ये दो बस, रेस सब ज्यूडिस और ज्यूडिकाटा में डिफरेंस हुआ स्टेजेस का। ड्यूरिंग द पेंडेंसी स्टे लग रहा है वो रेस सब ज्यूडिस है। केस डिसाइड हो गया, ठीक है, अब सोच के देखो, हमने केस किया, उस केस ने कहा कि हाँ इनको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी चाहिए हमको, ठीक है, हमें कॉम्पनसेशन देना चाहिए। हमने कहा नहीं रुको, अभी हमारा दुख दर्द कम नहीं हुआ है, अब हम तुम्हें दूसरे कोर्ट लेके जाएंगे। फिर हम तुम्हें दूसरे कोर्ट लेके गए, उसने भी 1 लाख का पेनाल्टी लगा दी। फिर हमने कहा अभी रुको, ऐसे हमने सारे कोर्टों में तुमसे 1-1 लाख रुपए करके 10-12 लाख रुपए की पेनाल्टी इकट्ठा कर ली। ऐसा हो सकता है? नहीं। कह रहे हैं अगर एक केस एक बार डिसाइड हो गया है तो वही केस दोबारा नहीं हो सकता। वैसे भी किसी एक को अगर एक बार सजा मिल गई है तो वो दोबारा नहीं हो सकती, अगेन बेस्ड ऑन डबल जियोपार्डी। समझ आगे दोनों कॉन्सेप्ट, रेस सब ज्यूडिस एंड रेस ज्यूडिकाटा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे। रेस सब ज्यूडिस और ज्यूडिकाटा का डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके फाइन, चलो।